दो टूक की शुरुआत करते हैं। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद एमवाई फैक्टर फिर चर्चा में आ गया। एनडीए की महाजीत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, आखिर उनका एमवाई फैक्टर फेल कैसे हो गया। महागठबंधन का पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव का दांव इस बार क्यों नहीं चला। इसका जवाब पीएम मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ दलों ने एमवाई तुष्टीकरण का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन आज की जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई फॉर्मूला दिया है, वो है महिला और युवा। आज बिहार देश के उन राज्यों में है जहां युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसमें हर धर्म और जाति के युवा शामिल हैं। उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपनों ने जंगल राजपालों के पुराने एमवाई फॉर्मूले को ध्वस्त कर दिया है। यानी एनडीए का नया एमवाई यानी महिला युवा फैक्टर महागठबंधन के मुस्लिम यादव पर भारी पड़ गया। सवाल अब यूपी में भी उठने लगे हैं, किसका एमवाई किस पर भारी पड़ेगा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला एमवाई माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक एमवाई माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। भारतीय जनता पार्टी, जुमलेबाजी और नरेंद्र मोदी जी, ये सारे एक दूसरे के परिचायक हैं। जब ये चुनाव में बात करते हैं तब ये समाज को बांटने की बात करते हैं, और जब चुनाव के बात करते हैं तो महिला और यूथ की बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जुमलेबाजी से बाहर निकलिए। बिहार का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, उत्तर प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। आपने 69,000 की भर्ती शिक्षकों की टाल रखी है। 2,092 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लाखों पद पुलिस में खाली पड़े हुए हैं। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर जिस तरह से भरोसा जताया है, वो अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और ये इसलिए भी अवश्य हो जाता है कि जिस तरह से बिहार की छवि को बदला है, जिस तरह से बिहार की तस्वीर बदल रही है और बिहार की जनता को वो लाभ मिल रहा है, उसका वो जनता प्यार कर रही है। और जो ढोंगी थे, परपंची थे, जो बयानबाज थे, उनको नकारा है। तो ऐसे में बड़े सवाल, बिहार में विपक्ष का एमवाई फेल, मोदी का एमवाई ने किया खेल। युवा महिला बीजेपी के साथ नहीं चला जातिवाद, तुष्टीकरण का दांव फेल, संतुष्टीकरण ने किया खेल। बिहार का परिणाम बड़ा संदेश, 27 में क्या करेंगे अखिलेश। तो जिस तरीके से अब चर्चा हो रही है एमवाई, एक तरफ विपक्ष एमवाई फैक्टर जो बताया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से मुस्लिम और यादव, तो दूसरी ओर बीजेपी का एमवाई फैक्टर जो कि महिला और युवा को बताया जा रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, रोहन सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, विनय सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दीपक सोनकर बीजेपी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। विनय सिंह जी, कहा जा रहा है कि बिहार का जो परिणाम है बड़ा संदेश है, और 27 में क्या करेंगे अखिलेश, क्योंकि एमवाई फैक्टर ये विपक्ष के लिए हमेशा बताया जाता है, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, कि मुस्लिम और यादव वोट पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। अब वहां कहा जा रहा है कि हमारा भी एमवाई फैक्टर है, वो है महिला और युवा, जिसकी बदौलत हमने बिहार जीता और 27 भी जीतेंगे। देखिए, कोई फैक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही फैक्टर है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा किया हुआ कार्य। हम अपने कार्य के भरोसे पिछली बार भी गए थे, और फिर हम अपने काम के ही भरोसे जाएंगे। और जो जनता के लिए हमने किया है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का विजन रहा है उत्तर प्रदेश का, हम उस विजन को लेकर के जाएंगे। जहां पर हमने संस्कृत विश्वविद्यालय दिया है,
जहां पर हमने आगरा जैसा एक्सप्रेस वे दिया, जहां पर हमने राम मनोहर लोहिया दिया, जहां पे हमने क्या कहते हैं कि नदियों को सही करने का जो है उसको सौंदर्यीकरण किया है। हम इन सब चीजों को लेकर के जाएंगे। हमने आगरा में काम किया, हमने मथुरा में किया, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरा देश देख रहा है, किस तरीके की राजनीति है। आज उन्हें महिलाएं याद आ रही हैं। वोट खरीदने का काम, वोट किसके पैसे से खरीद रहे हो? जनता के पैसे से आप वोट खरीद रहे हो। 16,000 करोड़ रुपया कहां से आया है? कहां से आएगा? इसका भुगतान किसे करना पड़ेगा? हम जनता को ही तो करना पड़ेगा। आज जो देश में जिस तरीके की स्थिति है कि 2.5 लाख करोड़ से ऊपर जो है देश पे कर्जा है। अजय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, सोना गिरवी रखा गया था तो हो हल्ला हुआ था। और आज सोना गिरवी रखा है, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई इतनी है, मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो हम मुद्दों को लेकर के जाएंगे, कोई फैक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो समस्या है वही सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हो चुकी है। हम उन चीजों को उठाएंगे, उन्हीं सब चीजों को लेकर के। ठीक है रोहन सिंह जी, बिहार परिणाम बेहतर नहीं आपके सहयोगियों के लिए, आप लोगों के लिए खुद भी, और ऐसे में आप 27 की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ना संगठन ना नेता, केवल अखिलेश के भरोसे ही चलेंगे जैसे 24 में चले। ये सब एक राजनीति में एक चीज होती है कयासबाजी लगाना। कयासबाजी बड़ी मतलब एक विधा है एक तरीके की कि कयासबाजी लगाना कि कल क्या हो जाएगा, परसों क्या हो जाएगा। राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत बड़ा समय होता है। एक चीज 27 दूर है। दूसरी बात और सबसे बड़ी चीज, बिहार में हम लोग चुनाव हारे, निश्चित तौर पे हारे। शुरुआत हरियाणा से 24 में जब 400 पार कह रहे थे और 240 पे ला के रोका था हम लोगों ने। हम लोग 44 से 99 पहुंचे थे। तो कुछ हम लोगों ने देखा समझा होगा पूरे देश में। आज भी हम लोग 20% वोट शेयर पूरे देश में हमारा है। हर 5 में से एक आदमी कांग्रेस को वोट करता है पूरे देश में। लेकिन हुआ क्या कि जब हम लोग हरियाणा हारे तो हम लोग को पहला झटका लगा, पहला इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिला कि क्या हुआ क्या है। हरियाणा में बीजेपी के नेता तक कह रहे थे कि वो चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। फिर क्या हुआ, हम लोग महाराष्ट्र हार गए। महाराष्ट्र हम लोग को हारना नहीं चाहिए था। और जिस तरह से सरकार चोरी की गई थी, शिंदे जी को तोड़ के महायुति की सरकार को गिराया गया और फिर ये गठबंधन इनकी सरकार बनी। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या हुआ क्या है। फिर दिल्ली हारे। दिल्ली तो बाय एंड लार्ज को प्रयास अपना होता है करना, बाकी रिजल्ट जो हो ना हो। दो चीज है, जो इंडिया का इलेक्टोरल जो पूरा सिनारियो है, जो लोग वोट कर रहे हैं लोग हैं, वो उनके मुद्दे क्या है, वो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, ये बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग साइंस हैं। ऐसे साइंस हैं, मतलब सिग्नल्स हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही जनता जो सुनिए ना, मेरी बात खत्म होने 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए। मेरी बात, आप ओपनिंग स्टेटमेंट है। बोल कौन रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा बीच में यार। हाँ, तो 2024 में वही जनता जो नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वर्तमान समय के नेता हैं, जिनके नाम पे सारे लोग वोट लेते हैं, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, उनकी खुद की कुर्सी दांव पे थी, और वही जनता उनको वोट नहीं दिया और उनको 240 पे रोक दिया। और वही जनता फिर जब हरियाणा में नायब सिंह सैनी, जिनको खट्टर जी ने कैसी सरकार चलाई सबको मालूम है, उसके बाद नायब सिंह सैनी जी को वही जनता दोबारा चुनती है, पूर्ण बहुमत दे देती। अभूतपूर्व पहले कभी नहीं दिया। फिर महाराष्ट्र में होता है। तो ये चीज हजम कर लेने वाली चीज नहीं है। फिर राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने दिखाया। और फिर इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में जो गंभीर राजनीति करते हैं, इस पे बातें करते हैं, अब जो जर्नलिस्ट हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस में लिखा लोगों ने, द हिंदू में लिखा, और भी बहुत सारे लोगों ने बात करी, पूछा कि ये जो सवाल राहुल जी ने उठाए हैं इस पे जवाब देना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन ने जब ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें कोई क्लियर जवाब उन्होंने दिया नहीं। एक तरीके का पार्टी की भाषा बोल रहे थे। तो
हमारे तरफ से जो हमारी पार्टी जो असेसमेंट कर रही है, जो हम लोग समझ रहे हैं मोटा मोटा, वो यही है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड रही नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड रही नहीं जब मिड इलेक्शन में लोगों के पैसे ट्रांसफर हो रहे थे, अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन जिस दिन पोलिंग थी उस दिन छपा था, हम सारे लोग शिकायत किए, और भी चीजों के लिए हम लोग बोलते रहे, बताते रहे, कहते रहे, कोई सुनवाई नहीं। तो हमारे पास क्या मौका जरिया बचता है? तो हमारे पास जनता के बीच में ही जाने का जरिया बचता है। अब वो चाहे 27 का उत्तर प्रदेश हो, 26 का बंगाल हो या केरल हो। एक छोटा सा सवाल है आपसे रोहन जी कि बिहार में कितनी रैली राहुल गांधी ने की, जो आप कहते हैं ना जनता के बीच, एक रैली बता दीजिए चुनाव के इसका भी जवाब है। राहुल जी ने इतनी लंबी पद यात्रा करी, वो भी मई जून के महीने आपसे देखिए, आपसे सवाल है, ये यहाँ भारत के लोग हैं, सब भूल जाते हैं, यहाँ भारत के लोग हैं, सब भूल जाते हैं। मैं चुनाव के दौरान की बात कर रहा हूँ कि कितनी रैली राहुल गांधी ने कर दी। चुनाव के दौरान राहुल जी ने 11 रैलियां करी हैं। 11 रैलियां करी हैं। 11 रैलियां करी हैं, आप इसको वेरीफाई करिएगा। प्रियंका जी ने भी 11 रैलियां करी हैं। मैं राहुल की बात कर रहा था। हाँ, राहुल जी, प्रियंका जी, राहुल जी दोनों पब्लिक पुलर हैं, बट क्राउड पुलर है। बात उसकी नहीं है। रैलियां करी, क्या किया हम लोग? डेमोक्रेसी, मतलब एक गंभीर बात है कि हम लोग खुद किस्मत है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हमको अपना सरकार चुनने का अधिकार है। तो जो हम लोग को एक मिला हुआ अधिकार है ना, ये हम बड़ी जद्दोजहद से हमारे पुरखों ने, हम लोगों ने मेहनत करी, अंग्रेजों से हासिल किया, लड़के लिया था। तो इसमें एक जिम्मेदारी जनता की होती है, जो चुनने वाली जनता होती है, उसकी भी होती है कि वो उस डेमोक्रेसी के अपने अधिकारों को कैसे इस्तेमाल कर रही होती है। वो सामने ही वो चीजें, हमारा एक है जरिया कि हम बता सकते हैं, राहुल जी मंच में भाषण देंगे, रैलियां करेंगे, जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाके बता सकते हैं कि हाँ ये देश में हो रहा है। लेकिन जनता भी तो वाकिफ है उस बिहार में, जहां पे मैं 30 सेकंड लूंगा, फिर आप बाकी लोगों के पास चले जाइएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, 17 दिन में 12 पुल गिर गए थे बिहार में। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के 65% उम्मीदवार जो थे आपराधिक बैकग्राउंड से थे। उप मुख्यमंत्री ने साफ साफ कि वो जेल गए हुए थे मर्डर में, वो किशोर वाला सर्टिफिकेट लगा के बाहर आए हैं। वो इनकार नहीं किया आज तक सम्राट चौधरी ने कि हम जेल नहीं गए थे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पे हत्या का मुकदमा चल रहा है। आप समझ रहे हैं, सारी बातें सही मान लेता बिहार पूरे देश में गरीबी का क्या हाल है, मैं सारी बात मान लेता हूं, लेकिन ये भी कहूंगा कि आप कमजोर रहे, आम जनता के कानों में ये बात डालने के लिए आप कमजोर रहे। सुनिए ना, मेरी बात कह रहा हूं, मैं एक बात कहता हूं कि डेमोक्रेसी उनको मौका मिला जब वो वोटर अब सारी जिम्मेदारी देखिए वोटर्स की हो गई, उसके पास एक विकल्प वही कह रहा हूं ना, सारी जिम्मेदारी देखिए वोटर्स की हो गई। आपकी जिम्मेदारी नहीं रही कि उनके कानों तक पहुंचाया जाए, उनके जहन में रहे। जब वो पोलिंग बूथ पर जाए तो भी वो कान में आवाज गूंजे कि फला 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 चीजें हुई। मेरे भाई ठीक है, मैं समझ गया। दो चीजें आपकी बातों से निकल कर आई कि बीजेपी नहीं जीती, चुनाव आयोग ने जिता दिया। कई मुद्दे थे जिसे आप लोगों के वो मुद्दे जनता ने सुना नहीं और जनता जाकर चली गई एनडीए के खाते में। मैं वो भी मान लेता हूं। तो फिर बताइए एआईएमआईएम इतनी सीटें कैसे निकाल ली? क्या ये भी साठगांठ था क्या चुनाव आयोग के साथ उसका कि वो निकाल ले जाएगी सीटें? एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। संसद दीपक सोनकर जी देखिए, नहीं हो गया, मैं समझ गया। देखिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। जब मेरे पास जवाब नहीं होगा तो मैं अपनी बातें नहीं करूंगा, मैं दूसरों की बातें करूंगा। ठीक है, मैं समझ गया। आप बहुत एलिट क्लास के वो प्रवक्ता है। मैं कुछ समझना चाह रहा था, नहीं समझ पा रहा हूं। अब ये मेरी दिक्कत है कि मुझे समझ में नहीं आ रही चीजें जो आप समझाना चाह रहे हैं। ये मेरी दिक्कत है। आप बहुत ऊंची चीज समझा रहे हैं मुझे। आप जनता को भी वही ऊंची चीज समझा रहे हैं जो जनता को नहीं समझ में आई, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, आते हैं दीपक सोनकर जी, आते हैं। एक मिनट, विनय सिंह जी आते हैं। दीपक सोनकर जी, एमवाई फैक्टर वाला थोड़ी था वहां, आप गजब बातें कर रहे हैं। वहां एमवाई फैक्टर, आपका एमवाई फैक्टर चल गया, उनका नहीं चल पाया। और कैसे कह सकते हैं यूपी में वो एमवाई फैक्टर की बातें नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से 5 साल की सरकार रही, 12 से 17 हमने इतना विकास किया और उसी के दम पर फिर वोट मांगेंगे विकास पुरुष के नाम पर। भले ही 17 हार गए, 22 हार गए, लेकिन उसी पर ही चुनाव होगा, ना जाति पर, ना धर्म पर,
किसी पर नहीं, उसी पर चुनाव होगा और बीजेपी को पटखनी देंगे। देखिए राहुल जी, पहले तो मैं उस बिहार की जनता को शीश झुका करके धन्यवाद करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करके और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी पर भरोसा करके दोबारा इतने सारे बहुमत से, इतने सारे प्यार से उनको नवाजने का काम किया है, उनका आशीर्वाद देने का नहीं, काम विपक्ष किया का है। आरोप है कि महिलाओं से वोट आप लोग खरीद लिए 10,000 देकर। देखिए आकाश जी, मैं वही बात कह रहा हूं। मैंने अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुना, पूरा भाषण कांग्रेस के प्रवक्ता जी का सुना है, तो मुझे उम्मीद है कि वो भी मेरे जो उन्होंने सवाल पूछे उसके जवाब को सुनने का प्रयास करेंगे। आज बिहार की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, मध्य प्रदेश की जनता हो, राजस्थान की जनता और इस देश की जनता ने ये बता दिया, न वंशवाद न जातिवाद, सबसे पहले राष्ट्रवाद, सबसे पहले विकासवाद। जो विकास के लिए काम करेगा, जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करेगा, आज देश की जनता उसके साथ है। जो देश का युवा है वो आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो देश की महिला है वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज लगातार 2014 से उस पर विश्वास जता रहा है और वही विश्वास उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी पर 2017 से लगातार वो विश्वास जगा है। अभी हमारे भाई विनय भाई समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि हम पिछली बार भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के गए थे। भाई पिछली बार का परिणाम प्रदेश की जनता ने दिया है, प्रदेश की जनता ने उसका परिणाम दिया है और इन्होंने कहा हमने ये दिया, हमने वो दिया। अरे विनय भैया, आप भूल जाते हो कि आप ये भूल जाते हो कि आपने उत्तर प्रदेश को मुख्तार अंसारी जैसा अपराधी भी दिया, अतीक अहमद जैसा अपराधी भी दिया, मुजफ्फरनगर के दंगे दिए, भ्रष्टाचार में लूट हुए सारे लोगों को संरक्षण देने का काम किया, आतंकवादियों की जैसी एफआईआर की पैरवी करने का काम किया। आज वही जो गुंडा राज माफिया रास्ता आज वो उत्तर प्रदेश से खत्म हुआ। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी हमेशा से, देखिए आपने बहुत बढ़िया सवाल किया राहुल जी कि कितना अच्छा उन्होंने कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। देश की जनता ने, बिहार की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया है कि आपको इतने वर्षों तक शासन करने का काम किया गया था, उस पर आपने क्या किया? आपने कहा हम गरीबी हटाएंगे, मगर गरीबी तो नहीं हटाई, गरीबों को ही हटा दिया। आज उस गरीब कल्याण की योजना, उस गरीब की चिंता अगर किसी ने की है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। उस गरीब के सर पर छत्र कैसे है, उसको आवास की योजना से कैसे जोड़ा जाए, उस बहन के चूल्हे से फूक पर के जो आंसू से भगा के उसको गैस चूल्हे का योजना से कैसे जोड़ा जाए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर के उसको कैसे बढ़ाने का काम किया जाए, ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। हर व्यक्ति कैसे स्वास्थ्य के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा सके, ये देश की चिंता अगर किसी ने की है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसीलिए वो महिला, वो युवा, वो सारा किसान वर्ग जो पूरा निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और 27 में भी किसी भी जाति। नहीं, लेकिन दीपक सोनकर जी, आप लोग समाजवादियों के सामने क्यों वो पोस्टर लगाते हैं एमवाई वाला, मुस्लिम और यादव? वो तो पीडीए की भी बात कर रहे हैं, वो सर समाज की भी बात कर रहे हैं। आप ये बार बार क्यों करते हैं कि ये एमवाई वाले ही हैं? देखिए, जब हमने देखा है ना कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करी जाती है, केवल एक तरीके के एक धर्म को बढ़ाना, एक जाति के लोगों को बढ़ाना। और जो पीडीए क्या है, ये पीडीए तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और जो एमवाई फैक्टर है, जो एमवाई तुष्टीकरण की राजनीति है, वो क्यों है भाई? आप देखिए पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कैसी है। अखिलेश यादव वो सांसद, उनकी भाभी, उनकी पत्नी डिंपल यादव जी सांसद, भाई सारे सांसद, तो सारे लोग तो परिवार के लोग बने हुए हैं। समझना तो आज देश की जनता यही सवाल पूछ रही है। और हमने भी देखा था अभी कि समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या दृश्य है। ठीक। मैं बरेली का रहने वाला हूं, अभी कल ही अखिलेश यादव जी आए थे, ठीक, परसों।
उन्होंने देखा कि कैसे नहीं, विनय सिंह जी समाजवादी कुछ कहना पार्टी चाह रहे हैं। नेता विनय सिंह जी पहले कुछ कह लीजिए, फिर आपसे सवाल करता हूं मैं। ये सारे एक सवाल भी है आपसे। हाँ, जानते हैं और ये पीडीए के नाम पर ठीक, 1 मिनट चलने वाला नहीं है। और आज दीपक जी 1 मिनट उस दलित समाज थोड़ा समझ जाइए। 1 मिनट दीपक जी बोलने दीजिए, टाइम नहीं है। विनय सिंह जी। राहुल जी, अगर आपके अंदर जरा भी संजीदगी है तो एक चीज जरूर पूछ लीजिए, और शायद आपको पूछना चाहिए। इन्होंने अपराधियों की बात की, तो क्या ब्रजेश सिंह प्रवचन सुनाते थे आज तक? क्या अभय सिंह हुए, क्या विनीत सिंह हुए, क्या कितने माफियाओं के नाम बताए जो अभी आपके? अरे भाई, 1 मिनट दीपक जी बोलने दीजिए बोलने दीजिए। दीपक सुनकर 1 मिनट दीपक सुनकर बोलने दीजिए। विनय सिंह जी को बोलने दीजिए। कौन कर रहा? दीपक सुनकर 1 मिनट बोलने तो दीजिए। जब इनकी ऐसी नस को छुइए ना, इनको दर्द होता है। जो गृह राज्य मंत्री थे, तो क्या ये कहीं मंदिर के पुजारी हुआ करते थे? वैसा अपराधियों का नाम मंदिर का पुजारी बोल सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मस्जिद का मौलाना था। क्या मंदिर का पुजारी बोलना आसान है? यही चीजें है ना, ये चीजें लोग पकड़, ये सब पकड़ रहे हैं। नहीं, आप कैसे रोक देंगे हमें बोलने से? हम हिंदू हैं, मंदिर पर हम हिंदू हैं, हम जानते हैं। अरे सुनो, दीपक भाई नहीं, ये भी तो नहीं कह पाए कि किसी चर्च का पादरी है क्या? लेकिन मंदिर का संत, मंदिर का पुजारी बोलना आसान है। वो देखिए, वो आपकी गलती नहीं, वो चीजें दिमाग में भरी गई हैं। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। विनय सिंह जी दिया गया है कि भाजपा की चाटुकारिता कीजिए। नहीं बोलूंगा, मैं हिंदू हूँ। आप लोग मुसलमानों की चाटुकारिता कीजिए, चाटुकारिता आप मुसलमानों की कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप में हिम्मत नहीं है किसी को बोल दीजिए फला मस्जिद का मौलाना है, फला पादरी है चर्च का। आप बोल सकते हैं क्या? गजब बातें कर रहे हैं आप। बस बड़ा आसान शब्द है, बोल दीजिए। हिंदुओं के लिए बोल दीजिए, किसी अपराधी हो, कोई भी गुंडा माफिया, वो तो संत है, मौलाना बोल के देखिए ना। नहीं, आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके दिमाग में वही कहा जा रहा है। आपके दिमाग में पता नहीं हिंदुओं के प्रति कितनी घृणा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। हिंदुओं के प्रति क्यों घृणा है आपको? क्यों ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए ना। संत जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, संत जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन आप उसकी तुलना करेंगे क्रिमिनल से। आप पहले सोचिए ना, आप क्या बोल रहे हैं किसी समाज के लिए? संत समाज क्या क्रिमिनल है क्या? संत समाज क्या क्रिमिनल है क्या? क्या आप कितनी सभ्यता से बात कर रहे हैं? क्या सभ्यता है? नहीं, वही कह रहे हैं ना। अगर आप वाकई समाजवादी पार्टी है, समाज में सबका नाम ले रहे हैं, यहाँ तो आप बन गए मैं तो हिंदू हूँ, ये बोलने लगे। समाजवादी पार्टी सारे समाज की बात करे, फिर गजब बातें कर रहे हैं। आप करिए ना मुसलमानों की चाटुकारिता, आप नहीं बोल पाएंगे। आप कीजिए ना चाटुकारिता। क्या चाहिए? नहीं, आपको क्या चाहिए? हिंदुओं के प्रति घृणा, हिंदुओं के प्रति घृणा चाहिए क्या? किसी भी संत को, किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी गुंडे को फला वो तो साधु है, वो तो संत है। क्यों भैया साधु संत बोलेंगे आप होते कौन है बोलने वाले? आप कौन होते हैं बोलने वाले हिंदुओं के प्रति? ये घृणित मानसिकता क्यों लाते हैं आप? एमएलसी बन जाएंगे क्या? नहीं, आप जाएंगे क्या? हमें कुछ नहीं बनना है। मुझे ना अखिलेश यादव का रहमो करम चाहिए, ना राहुल गांधी का चाहिए, ना नरेंद्र मोदी का चाहिए। अगर सही पे चोट कर रहा हूं तो ये जो पीड़ा हो रही है ना, इससे समझ में आ जा रही चीजें, ये पीड़ा ही बता रही है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बोल दीजिए फला मस्जिद का मौलाना है वो। आपकी हिम्मत नहीं है बोल दीजिए किसी चर्च का पादरी है वो। आप बोल सकते हैं क्या? लेकिन किसी क्रिमिनल को बोल देंगे अरे वो तो संत है, वो तो साधु है, वो तो महात्मा है। आप बोलिए, जो पहले फालतू की बातें करना बैठ गए हैं। बस आप लोगों ने बस गाल बजाइए, आप बस गाल बजाइए। तो पूछा है, अरे आप बस गाल बजाइए, गजब की बातें कर रहे हैं। मैंने बस आपको टोका, आप पता नहीं क्यों भड़क गए। आप कीजिए ना मुसलमानों की चाटुकारिता, आप कीजिए ना, तभी तो मुस्लिमों में से आवाज उठ रही है। इन्हीं के सांसद ने पूछा, इन्हीं के सांसद ने, आपके कांग्रेस के साथी के, आपके कांग्रेस साथी जो उन्हीं के सांसद ने, सहारनपुर के सांसद ने पूछा कि क्या मुस्लिम समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने के लिए है क्या?
दरी बिछाने के लिए मुस्लिम है क्या? उन्होंने ही पूछा था ये। चाटुकारिता कीजिए, आप कीजिए चाटुकारिता जिसकी, आपको वोट लेना है, हमें कुछ नहीं लेना है, हमें कुछ नहीं लेना है। हमारे पास कलम है लिखने के लिए, हमारे पास कलम है लिखने के लिए। आप कीजिए चाटुकारिता। आपको चाहिए राज्यसभा, आपको चाहिए एमएलसी, आपको चाहिए, हमें नहीं चाहिए, आपको चाहिए होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पहले अपनी पार्टी का आकलन कीजिए, हारते चले जा रहे हैं और उस साथी के साथ है आकलन करेंगे नहीं। फला चुनाव आयोग ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। अरे भैया पहले अपनी पार्टी का आकलन तो कर लो। कर क्या रहे हो, आने वाला जनरेशन कर क्या रहे हो? वही तो कह रहे हैं, कितना कूड़ा करकट भरोगे आने वाले जनरेशन में। देश को बेचवा दिया आप लोगों ने, देश को बेच दिया। देखिए देश के साथ आप भी ना बिक जाइए। बिल्कुल रोहन सिंह जी, रोहन सिंह जी बचे रहिएगा। रोहन सिंह जी, आकलन की जगह आरोप लगाना सही है? आप बताइए ना, आकलन की जगह आरोप लगाना सही है या फिर हर हार के बाद एक सीख लेना जरूरी है? होता क्या है ना कि जब आदमी जीत जाता है तो सब हरा हरा दिखता है। जब बताया तो 17 दिन में 12 पुल गिर गए और उस राज्य जो जहाँ पे गरीबी, पर कैपिटा इनकम, हर चीज में जो राज्य नीचे 19 साल बाद वही सरकार को रिपीट कर रहा है, वो भी 10% ज्यादा वोट देके और 200 से ज्यादा सीटें देके, तो ये समझ में आता है। ये अब छुपा नहीं रह गया, ये खुला खेल फर्रुखाबादी है। और मीडिया की मदद से लेके सारी चीजों से लेके, और हम वो जैसा बोल रहे थे कि जमहूरियत हम जनता के बीच में ही जा रहे हैं और इसका फैसला भी जनता ही करेगी। अगर ये मैनिपुलेटेड मैंडेट है तो भी देखा जाएगा जनता के बीच में है। और अगर बीजेपी का ये जनता के बीच में उतना उत्साह था बीजेपी के प्रति कि पागल हो गई, अब वोट डालने के लिए लोगों ने सब इस तरह से कर दिया, तो ये भी देखा जाएगा। क्योंकि वही जनता जो 2024 में 400 पार के नारे को लाके 240 निपटा दी, वही जनता ऐसा क्या उसको मिल गया एक साल के अंदर की इस तरह से वोट कर रही है। तो वो तो सभी को समझ में भी आ रहा है और धीरे धीरे ये चीज साफ होती जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ये दीपक जी देख, एक चीज और है राहुल जी, बात क्या होती है ना की समस्या बड़ी कि सरकार जब होती है जिसकी ना, तो वो न्यूज चैनलों से लेके हर एक को हित जुड़े होते हैं, तो लोग बहुत खोल के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ज्यादातर कई लोग तो हिंदू हित और मुस्लिम हित और ये हित। हाँ रोहन सिंह जी, मैं भी आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में नहीं है कि आपके चैनल की बिजली काट दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि आप हेडलाइन हमारी चेंज करने लगी। मैं समझ सकता हूँ कि आपका फोन आ जाए कि ये खबर रुकवा दीजिए। मैं समझ सकता हूँ, मैं ये पीड़ा समझ सकता हूँ। ये तो बीजेपी वाले अब कर रहे हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। बीजेपी वाले तो हैं, मैं बता रहा हूँ ना। मैं शो लिखने के लिए मैं बीजेपी कार्यकर्ता को बुलाता हूँ। विनय सिंह जी, शो लिखने के लिए मैं बीजेपी कार्यकर्ता को बुलाता हूँ, एक एक शब्द उनसे बोलता हूँ कि आप लिखिए, इसके बाद मैं डिबेट करने बैठता हूँ। इतने पढ़े लिखे होते तो पढ़े लिखे प्रोफेशन में होते, नेतागिरी ना करते आप लोग। वही कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे प्रोफेशन में होते, अच्छी बातें करते, नेतागिरी ना करते, इतने अच्छे होते आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एमवाई फैक्टर जो कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है हमारा एमवाई फैक्टर, यानी कि मुस्लिम और युवा। वहीं दूसरी ओर यह भी आरोप कि उनका एमवाई फैक्टर इसीलिए नहीं चला क्योंकि वो हमारे महिला और युवा के बदौलत वो जा रहे थे मुस्लिम यादव के साथ। उन्हें लग रहा था कि मुस्लिम और यादव विपक्ष को वोट कर देगा, ये विपक्षी पार्टियों को लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी का कहना है, खुद मोदी का कहना है कि हमारे साथ महिला और युवा है, इसलिए ये बड़ी जीत मिली है। लेकिन सवाल ये भी कि लगातार हार के बाद क्या विपक्षी दल कुछ सीख रहे हैं? लगता तो नहीं है, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव और साथ ही साथ केंद्र का चुनाव वो भी हारे, बावजूद इसके अब भी केवल एक ही उलाहना है कि ये तो चुनाव आयोग का किया धरा है, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। जनादेश को भी नकारा जा रहा है। दो टोक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।